हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियन पढ़ाकू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। और दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज जो टर्म 1 का हमारा जो एग्जाम हुआ है केमिस्ट्री का 12th क्लास का, उसका पेपर डिस्कशन हम कर रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस टर्म 1 के पेपर को और इसमें लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का। जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In a crystal of ionic compound, the ions Q form CCP lattice and the ion P occupy all the tetrahedral void. The formula of compound is, तो हमें दो आयंस दे रखे हैं P and Q। P and Q ये 2 आयंस हैं। अगर हम देखें यहां पर Q जो है ये तो लेटिस पॉइंट बना रहा है और हम कहें P occupy all the tetrahedral void। तो यहां पर सपोज करें अगर x लेटिस होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होते हैं एटम्स के, तो यहां टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएंगे 2x, यानी जो रेशियो होगा इनका 2:1 में होंगे, यानी जो फॉर्मूला बनेगा P2Q, ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज P2Q इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम एंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट टर्म्स में शो कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं मोलैलिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा। अब टेम्परेचर का हमें यहां पर रोल देखना है। मोलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो मोलरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहां मोल पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो विद द एक्वस सॉल्यूशन विद टेम्परेचर डिक्रीज इन मोलरिटी। मोलरिटी जो होती है मोलैलिटी जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, और मोलरिटी जो है ये टेम्परेचर के एक तरह से कहें इंक्रीज होने पर मोलरिटी डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है? राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करे, जिसमें डेल्टा H मिक्स 0 हो, डेल्टा V मिक्स 0 हो। जब दोनों 0 होते हैं तो ये बनता है आइडियल सॉल्यूशन। अगर डेल्टा V मिक्स पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, यानी मोर देन 0 या लेस देन 0, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर ए, क्वेश्चन 3 सेक्शन ए का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 4 ऑफ सेक्शन ए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हेलो एल्केन वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन लिया गया है। 2-bromo 2-methyl propane is allowed to react with alcoholic KOH solution, then प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अगर हम देखते हैं यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर हमने बना ली 2-bromo, यहां पर ब्रोमीन है, 2-bromo 2-methyl propane और एल्कोहलिक KOH से अगर रिएक्शन कराते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी यहां पर एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन रिएक्शन से यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा आइसोब्यूटीन या कहें 2-methyl propene। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये अल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है। अल्कोहल की रिएक्शन जब हम HI से कराते हैं तो आयोडो एल्केन बनता है, H2O बनता है। रिएक्शन हमें गिवन है लेकिन हमें इसका इंटरमीडिएट बताना है। तो दोस्तों ये रिएक्शन कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि H+ पहले अटैक करता है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से कनेक्ट हो जाता है और फर्स्ट जो इंटरमीडिएट बनेगा यहां पर दैट इज ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन ये फर्स्ट इंटरमीडिएट, लेकिन ये लेस स्टेबल होता है, इसमें से H2O रिमूव हो जाएगा और जब H2O रिमूव हो जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन,
तो यहां जो हमारे आंसर होंगे ऑक्सोनियम आयन एज वेल एज कार्बोकेटाइन, और एक ऑप्शन हमें दे रखा है बोथ, तो इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन जो है वो एक ही ऑप्शन में आ गए, तो आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर टू गिव। दोस्तों ग्लूकोज की हमने डिफरेंट रिएक्शंस देखे हैं, जिसमें ब्रोमीन वाटर से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड जो ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन जो होगा दैट इज सैकेरिक एसिड, सॉरी ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर नहीं कर पाएगा, इसलिए सैकेरिक एसिड नहीं बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड तक ही बन के रह जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? और जैसा हम जानते हैं बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पर अगर हम इनका हाइब्रिडाइजेशन देखें, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर sp3, H2O में भी sp3, अमोनियम अगेन sp3 एंड फॉस्फीन sp3, सबका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो फिर हमें देखना है कि इनमें लोन पेयर, अगर लोन पेयर की हम बात करते हैं तो लोन पेयर फर्स्ट में एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल 107 के अप्रोक्स बन जाएगा, 107। यहां दो लोन पेयर है H2O में, बॉन्ड एंगल 104.5 के अप्रोक्स आ जाएगा। PH3 में एक लोन पेयर है, लेकिन फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, और जैसे जैसे ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, यानी ये हमें मिलेगा लेस देन 107, और अमोनियम आयन विदाउट एनी लोन पेयर, तो ये होगा 109, जो एक्चुअल में sp3 का होना चाहिए। तो यहां जो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल है ये हमें NH4+ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। Which of the following elements does not show oxidation state higher than +2? Higher than +2, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सारे के सारे ऑक्सीजन वाले ग्रुप के एग्जांपल हैं। और दोस्तों ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 to +6, मिनिमम -2 एंड +6, तो +6 जो होती है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम इन सब की होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये -2 से +2 तक ही, यानी मैक्सिमम +2 ही हो सकता है, वो भी OF2 में होगा मैक्सिमम +2। तो यहां ऑक्सीजन ही एक ऐसा एटम है जो +2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा। तो आंसर जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोलिकुलर सॉलिड? सॉलिड स्टेट का जो स्टार्टिंग का पार्ट है इंट्रोडक्शन वाला, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। और अगर हम देखें KCl, ये आयोनिक सॉलिड है, KCl आयोनिक है, SiO2 ये है कोवेलेंट सॉलिड। अगर हम बात करते हैं कॉपर एक मेटल है, और ये है मेटेलिक सॉलिड। और आर्गन ये है मोलिकुलर सॉलिड, आर्गन इज मोलिकुलर सॉलिड। जितने भी इनर्ट गैसेस को अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये मोलिकुलर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, चाहे वो कोई भी नॉन मेटल हो, मोलिकुलर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है। और यहां पर अगर हम देखें, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फॉर पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स व्हिच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड?
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि हम जानते हैं 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, और वो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म जो यूज होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर में यूज होती है, और जैसा कि ऑस्मोटिक प्रेशर में हम जानते हैं पाई इक्वल्स टू सी आर टी, आर टी तो कांस्टेंट होते हैं, तो पाई इक्वल्स टू सी। तो सी अगर कंसंट्रेशन आ गई तो यहां से हम मोलर मास को भी डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर हमें रिलेटिव नहीं देखना मोलर मास, यहां एग्जैक्टली मोलर मास आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम सॉल्यूशन फ्रॉम सेक्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। और दोस्तों कायरल जो मॉलिक्यूल होता है, कायरल कार्बन जो होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स। फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें तो ये दोनों मिथाइल सेम आ गए, यानी ये कायरल नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में हम देखें तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये कायरल हो जाएगा, 4 डिफरेंट ग्रुप। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी में 2 मिथाइल ग्रुप सेम आ गए, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन में देखें तो यहां 2 मिथाइल CH3 ये भी नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ऑर्गेनिक का और फिनोल चैप्टर से क्वेश्चन है, फिनोल पोर्शन से, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्वेश्चन। फिनोल की रिएक्शन हमें करा रखी है क्लोरोफॉर्म एंड बेसिक मीडियम, और लास्ट में करा रखा है इसका हाइड्रोलाइसिस, और एक प्रोडक्ट बना रखा है, ये प्रोडक्ट है सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड प्रोडक्ट है और रिएक्शन का नाम पूछा है। तो ये जैसा कि हम जानते हैं, हमें 12th में ये रिएक्शन याद थी, आपको बताया गया था इस रिएक्शन के बारे में कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, और आपने याद भी कर रखा है, रिमर-टिमन रिएक्शन। आंसर हो जाएगा इसका रिमर-टिमन रिएक्शन। अगर हम ऑप्शंस देखें तो कोल्बे रिएक्शन से जो है वो बनेगा सैलिसिलिक एसिड, विलियमसन सिंथेसिस तो ईथर फॉर्मेशन में यूज करते हैं, और वुड्स रिएक्शन में हम एल्केन बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज रिमर-टिमन रिएक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अगेन बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन। प्रोटीन के 2 टाइप देखे थे, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन में हमने कहा था जहां भी फाइबर लाइक आपको कुछ फील होता हो, और फाइबर लाइक जैसा हम देख रहे हैं जो हेयर्स हैं वो एक तरह से फाइबर्स ही हैं। तो हेयर जो है वो फाइब्रस प्रोटीन, और हेयर किससे बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। तो ये जो केराटिन है ये फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। रेस्ट, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन एंड ग्लोबुलिन आर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 13 का आंसर दैट इज केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन 14 की बात करें, द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोहेलोजन एसिड HX, इसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। और जैसे कि हम जानते हैं डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर हाइड्राइड्स की ऑलवेज इंक्रीज होती है, चाहे वो हेलोजन वाला ग्रुप हो, चाहे वो ऑक्सीजन वाला ग्रुप हो, चाहे नाइट्रोजन वाला ग्रुप हो, हाइड्राइड्स की एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो यहां पर भी हम देखें सबसे स्ट्रॉन्ग होगा HI, देन HBr, देन HCl, और सबसे वीक एसिड होगा इनमें से HF। तो ये जो आंसर आएगा दैट HI, HBr, HCl एंड HF, फर्स्ट आंसर ही इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट, नाउ एंटर इन क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ सेक्शन A। 15 क्वेश्चन है, which is not correct about concentrated H2SO4। concentrated H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत सारी रिएक्शन में ये, जैसे अल्कोहल की रिएक्शन में डिहाइड्रेशन में यूज होता है डिहाइड्रेटिंग, ठीक है ना। इवन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड का भी डिहाइड्रेशन कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि सल्फर +6 में है। Ka2 is greater than Ka1,
ये स्टेटमेंट कुछ करेक्ट नहीं लग रहा, कैसे, चलिए देखते हैं। H2SO4 को अगर हम H प्लस एंड HSO4 माइनस में डिसोसिएट करें तो ये होगा Ka1, और अगर हम HSO4 माइनस इसमें अगर इसको H प्लस एंड SO4 माइनस 2 में कन्वर्ट करें तो ये होगा Ka2, ये होगा Ka2, और यहां जो होता है Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज्यादा होगा, तो जो आंसर होगा कि Ka2 इज ग्रेटर देन Ka1, ये इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, नॉट करेक्ट। इट फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल सही है, 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाएगा। यहां बनेगा बाइसल्फेट और ये बनेगा सल्फेट, बाइसल्फेट सॉल्ट एंड सल्फेट सॉल्ट। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, बट थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब हम 16th क्वेश्चन पर एंटर करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इसमें एक स्टेटमेंट गिवन है, सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन है। वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन, बिल्कुल सही है, एंड नाइट्रिक एसिड बॉइल्स एट 359.15 केल्विन, ओके, एंड एजियोट्रॉप मिक्सचर ऑफ H2O एंड नाइट्रिक एसिड बॉइल्स एट 393.55 Kelvin. The distillation of azeotropic mixture will cause. एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? जिसमें मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सेम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेम बॉइलिंग पॉइंट पर। तो यहां पर अगर एजियोट्रोप हमने बोल ही दिया तो दोनों सेम, तो यहां पर क्या है? प्योर नाइट्रिक एसिड डिस्टिल ओवर फर्स्ट, बिल्कुल इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों साथ साथ में होंगे। प्योर वाटर डिस्टिल फर्स्ट, ये भी इनकरेक्ट है, दोनों साथ। वन ऑफ देम डिस्टिल ओवर विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर, ये भी नहीं है। बोथ ऑफ देम टू डिस्टिल ओवर द सेम कंपोजिशन एज ऑफ द मिक्सचर बीइंग डिस्टिल, बिल्कुल। तो डिस्टिलेशन जो होगा इक्वल जो उसमें स्ट्रेंथ के साथ में, यानी सेम बॉइलिंग पॉइंट पर सेम कंपोजिशन के साथ ये डिस्टिल होंगे, क्योंकि इसी को हम नाम देते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन 17 क्या है? ए 5% बाई मास, ये भी सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास 180 है, इज आइसोटोनिक with 1% solution by mass of substance X, then the molar mass of X will be. तो आइसोटोनिक का मतलब होता है C1 equals to C2, concentration of first equals to concentration of second। फर्स्ट हम मान लेते हैं X के लिए, तो X का जो मास है वो है 1%, और मोलर मास मान लेते हैं इसका हम X मान लेते हैं, मोलर मास भी X मान लेते हैं। और ग्लूकोज का मास दे रखा है 5 और मोलर मास होता है 180। तो यहां से जो X वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? 180 डिवाइडेड बाय 5, और जब हम 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, दैट इज ऑप्शन हमारे पास ये क्या आएगा? 36। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 36 ग्राम पर मोल, ये आंसर हो जाएगा 36 ग्राम पर मोल। ये था क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 जिसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एन SN1 रिएक्शन ऑफ एन इनएंशियोमेरिकली प्योर कायरल एल्काइल हैलाइड गिव्स ए प्रोडक्ट। अगर SN1 रिएक्शन में कोई ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो अगर रिएक्शन करता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो है वो ये कह सकते हैं इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, दोनों होते हैं, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होते हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर कोई प्योर कायरल एल्काइल हैलाइड है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा रेशमाइजेशन के साथ, उसका होगा रेशमाइजेशन। जो प्योर जो है कायरल मॉलिक्यूल
अगर डी है या एल है तो वो रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं और दोनों होंगे तो वो रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा दैट इज रेसिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, और ये अल्कोहल वाले पोर्शन से क्वेश्चन लिया गया है जिसमें एल्कीन की रिएक्शन करा रखी है B2H6 के साथ पेरोक्साइड और एल्कलाइन मीडियम। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसको हम HBO रिएक्शन भी कह सकते हैं, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम ओवरऑल HOH को एंटी मार्कोनिकोव रूल से ऐड कराते हैं। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां पर कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा, ये OH आएगा लास्ट में, ये OH एंटी मार्कोनिकोव तरीके से हमें HOH को लगाना है, H मिडिल में OH कॉर्नर पर, H मिडिल में OH कॉर्नर पर। तो जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आंसर आ जाएगा हमारा आंसर बी क्वेश्चन नंबर 19 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, और क्या है क्वेश्चन नंबर 20, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज आर। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज ये हावर्थ स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और यहां पर अगर हम देखें जो हावर्थ स्ट्रक्चर है साइक्लिक, इनके जो आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनको हम नाम देते हैं एनोमर्स। दीज आर एनोमर्स। आइसोमर विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एस C5 नहीं, ये C1 पे डिफरेंट मिलेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है हमें C1 पे डिफरेंट मिलता है, एनोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं होते हैं, फंक्शनल आइसोमर भी नहीं होते हैं। दीज आर एनोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज आर एनोमर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्या है क्वेश्चन नंबर 21, देखें, फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू। तो फ्लोरीन जो होता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन, बाकी हैलोजन जो होते हैं वो 1 to 7 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 to +7 शो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते जिसमें ये एक्सपांड कर पाए अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो रीजन है इसका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैलेंस सेल की वजह से ये शो नहीं कर पाएगा। ये था क्वेश्चन 21 ऑफ सेक्शन ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन ए का। क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन 22 में देखें, द फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस PtCl6 इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जीनोन फ्लोराइड, दिस इज बिकॉज। तो यहां पर हम देखें क्यों ये इसका बेसिस है जीनोन फ्लोराइड का। तो यहां पर जो रीजन होगा, ये रीजन होगा इनका जो हम देख सकते हैं कंपेरेबल जो साइज होता है ऑक्सीजन और जीनोन का, कंपेरेबल साइज की वजह से यहां पर हम कहेंगे कि ये जीनोन फ्लोराइड जो है ये बन जाएंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कंपेरेबल ऑक्टो एंड जीनोन है कंपेरेबल साइज, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन 23 क्या है, क्लोरोबेंजीन reacts with Cl2 in the presence of FeCl3 gives ortho and para chloro compound. This reaction is, तो यहां पर अगर हम देखें, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं यहां Cl2 के साथ और FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन जो होती है, हमें रिएक्शन करा रही है क्लोरोबेंजीन की, तो आने वाला जो नेक्स्ट क्लोरीन है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। और इसका जो रीजन होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, क्योंकि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर मिलेगा अपने को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस रिएक्शन का टाइप। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फिनोल का इक्वेशन है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। इथेनॉल के कंपैरिजन में फिनोल जो है मोर एसिडिक है, और इसका रीजन क्या है, फिनोल का जो नेगेटिव बनेगा, अगर हम फिनोल देखें
तो फिनोल का जो नेगेटिव बनेगा ये बनेगा फिनोक्साइड, और फिनोक्साइड जो होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन अल्कोहल का जो नेगेटिव बनेगा, अल्कोहल का, ये है C2H5O- और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो जो आंसर होगा दैट इज फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथोक्साइड आयन। तो इस वजह से फिनोल की एसिडिक नेचर जो है ये इथेनॉल के कंपैरिजन में हमें ज्यादा मिलेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 24 और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following statements is not correct about amorphous solid? और amorphous solid जो होते हैं, जो true solid नहीं होते हैं, amorphous solid are anisotropic। ये statement incorrect है क्योंकि amorphous solid जो होते हैं वो तो isotropic होते हैं। amorphous solid have tendency to flow, बिल्कुल से, तभी इसको super cooled liquid भी बोलते हैं। amorphous solid have short range order, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, रैंडम अरेंजमेंट होता है, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एमोर्फस सॉलिड है इरेगुलर शेप, बिल्कुल सही है, इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर शेप। तो बाकी तीन स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, एमोर्फस सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक। चलिए अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। 24 क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एन एलिमेंट विद मोलर मास 96 ग्राम पर मोल फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ ऑफ 4 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर। If the density is 10 gram per centimeter cube, the nature of unit cell is। तो यहां पर जो हम यूनिट सेल की नेचर हमें बतानी है, और दोस्तों इसके लिए हम देखते हैं एक फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू N अपॉन Z इंटू, यहां पर हम कहें N अपॉन वॉल्यूम, या A क्यूब इंटू Na, A क्यूब इंटू Na। और यहां पर ये N जो है ये मोलर मास, तो इसको हम MW कह देंगे, MW, N नहीं है, MW दैट इज मोलर मास। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। इस फॉर्मूले में D की वैल्यू जो है 10 है, Z जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। यहां मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 96 और लेंथ हमें 4 into 10 to the power -8 गिवन है, और यहां पर सब कुछ वैल्यू गिवन है। आपको सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है। Na की वैल्यू भी आपको गिवन है, जो Na है एवोगैड्रो नंबर Na, इसके वैल्यू भी आपको गिवन है। तो जब हम इस फॉर्मूले से जब हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो Z आएगा हमारे पास 4, और Z जो 4 होता है वो यहां पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड FCC के लिए आती है Z की वैल्यू 4। तो आंसर जो हो जाएगा किस टाइप का है, ये FCC। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में वैल्यू 1 आनी चाहिए थी, BCC में वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, और ये वैल्यू आ रही है 4 मींस FCC। क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट was dissolved in 50 ml of water, if gave boiling point elevation of 0.52 degree centigrade, then the molar mass of solute is। तो Kb हमें गिवन है। चलिए वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है कि डेल्टा TB, डेल्टा TB क्योंकि बॉइलिंग चल रहा है, TB इक्वल्स टू Kb इंटू मोलेलिटी, Kb इंटू मोलेलिटी। और दोस्तों हमें डेल्टा TB गिवन है 0.52, Kb भी हमें गिवन है, ये भी 0.52 है। मोलेलिटी होती है मोल अपॉन मास, मोल। तो यहां पर मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मास कितना है 50, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर के लिए 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, तो यहां या 1 ml के इक्वल। जब यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से जो मोल आएंगे, यहां से जो मोल आएगा
ये मोल अपना कितना आ रहा है 50। यहां पर जो मोल आएगा, वेट, यहां पर जो मोल हमारा आएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन से ये आ जाएगा 20, यानी मोल आ गए 1/20, 1/20। और यहां पर हमें गिवन मास दिया है 2.5, गिवन मास 2.5 और मोल आ गए 1/20, तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? हम जानते हैं मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू W अपॉन मोल। और इस फॉर्मूले से जब हम W 2.5 मोल 1/20, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 ग्राम पर मोल, इसका मोलिकुलर मास हमें मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 पर अगर हम एंटर करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो डायरेक्ट हमें याद रखना है कि जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी। ये नाइट्रोजन बनाने का एक मेथड भी है, नाइट्रोजन बनाने का एक मेथड भी है अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करना। यही करके आएंगे आप लोग, नाइट्रोजन गैस। ये था क्वेश्चन नंबर 28। Now next question, that is question number 29 on its reaction with water and alkalis. The behavior of SO2 is very similar to that of which gas? यानी SO2 की रिएक्शन अपने को करानी है किसके साथ में? वाटर के साथ या फिर एल्कली के साथ? वाटर या एल्कली के साथ जब SO2 जो है ये वाटर के साथ जैसे रिएक्शन करता है, वैसे ही इनमें से कौन सी गैस है जो रिएक्शन करेगी? तो वाटर के साथ जैसे ये H2O के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाता है, ऐसे एल्कली के साथ सॉल्ट बनाता है, वैसे ही यहां पर एग्जांपल अपने को मिलेगा CO2 वाटर के साथ बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एसिडिक रेन में देखते हैं, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो यहां पर हम देखें आंसर जो है ये हमारा हो जाएगा CO2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन 30 के अंदर हम देखें Which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction? यहां हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसा कि हम जानते हैं जो एराइल हैलाइड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और लेस रिएक्टिव में भी अगर रिएक्टिविटी देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I - M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I + M। NSR रिएक्शन जो होती है बेंजीन रिंग की, उसमें रिएक्टिविटी नेगेटिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर जो आंसर होगा नेगेटिव इफेक्ट केवल एक में ही है, और दैट इज ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन 30 का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन 31, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें एक रिएक्शन गिवन है जिसमें सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में हमें रिएक्शन करानी है, और यहां पर हम देखें ये तो वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आपको गिवन हो और रिएक्टेंट आपको पता करना हो, तो उस प्रोडक्ट को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, इक्वल हाफ। तो इसका जो इक्वल हाफ होगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला, ये हम कह सकते हैं ये इक्वल हाफ बन गया, और यही होगा R, यही होगा R। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो R है ये हमने फाइंड आउट कर दिया, रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ये था क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। अब आते हैं क्वेश्चन 32। अगेन ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनोल। पहले 3-मिथाइल फिनोल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। 3-मिथाइल फिनोल, जिसको हम मेटाक्रिसोल भी कह सकते हैं।
इसका हमें कराना है मोनोनाइट्रेशन। और मोनोनाइट्रेशन जब होगा तो जो डोमिनेंट इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो यहां OH का डोमिनेंट इफेक्ट लगेगा प्लस M, तो इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक होगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो हमें OH की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO2 का अटैक कराना है। OH की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और ये अगर हम आंसर देखें तो ऑर्थो पैरा के हमें एक आंसर मिल रहा है ऑप्शन बी। देखिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक हो रहा है। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है प्लस M इफेक्ट की वजह से, हालांकि CH3 भी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट डोमिनेंट यहां प्लस M करेगा, तो हम प्लस M के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर दे देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 32। नाउ क्वेश्चन 31 और क्वेश्चन 33। 1 phenyl ethanol may be prepared by the reaction of methyl magnesium bromide। हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की किससे रिएक्शन कराएं कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? 1 phenyl इथेनॉल, यानी प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए कुछ इस तरह का, ये प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और इसमें से एक है बेंजीन रिंग और एक तरफ CH3, ये होना चाहिए। और दोस्तों जैसा हम जानते हैं 2 डिग्री अल्कोहल जो है ये बनता है एल्डिहाइड से, और इसमें एल्डिहाइड जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगी रिएक्शन। जब हम CH3 एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, C6H5 MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल अटैक करेगा कार्बन पर, MgBr अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा C6H5 कार्बन पर OMgBr, और OMgBr का हाइड्रोलाइसिस करा के OH बना देंगे, तो जो आंसर हो जाएगा दैट इज एसिड एल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा एसिड एल्डिहाइड, जिससे हम 1 phenyl इथेनॉल बना सकते हैं, 1 phenyl इथेनॉल। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ये था क्वेश्चन नंबर 33। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? 2 among the 3 component of DNA are 2, ये है डीऑक्सीराइबोज एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस, यानी कि यहां पर हम कहें 2 डीऑक्सीराइबोज जो है ये तो डीएनए का है, डीएनए का जो है ये तो डीएनए का क्या है यहां पर शुगर, ये तो है डीऑक्सीराइबोज शुगर, लेकिन शुगर तो हमें दे दी और हमें बताना है नाइट्रोजन बेस, कि नाइट्रोजन बेस हम कौन सा ले डीएनए के अंदर। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं डीएनए के अंदर? एडेनिन, गुआनिन, और इसके अलावा अगर हम देखें एडेनिन गुआनिन के अलावा साइटोसिन एंड यूरेसिल, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है ना, थायमिन एंड यूरेसिल, थायमिन एंड यूरेसिल, ठीक है। अब यहां पर हम देखें तो ये जो पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन कौन से हैं। इसको हम एक बार रिफाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन को वापस हम रिकॉल कर रहे हैं कि जो हम प्यूरिन एंड पिरिमिडिन देखते हैं तो एडेनिन गुआनिन तो कॉमन रहेगा, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, थायमिन की जगह यूरेसिल आता है आरएनए के अंदर, ठीक है। और डीएनए में कौन रहता है? थायमिन। लेकिन यहां पर हमें डीएनए में ही बताना है कि थर्ड कंपोनेंट, तो वो क्या हो जाएगा इसके अंदर? थायमिन, ठीक है। डीएनए में थायमिन होता है, यही आरएनए में यूरेसिल बन जाता है। तो ये पूछा है द थर्ड कंपोनेंट इज, ठीक है। एक बार हम वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। थायमिन इसमें होगा, डीऑक्सीराइबोज होता है यहां पर, डीआइपोज तो किसमें होता है? आरएनए में, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, अगर हम देखें कि फॉस्फोरिक एसिड का रोल क्या है, तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये नाइट्रोजन बेस और यहां पर हम देखें जो हम लेते हैं शुगर, इनके साथ कनेक्ट करके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरिक एसिड।
तो जहां पर हम देखें थर्ड कंपोनेंट हम थायमिन को कट कर रहे हैं और हम फॉस्फोरिक एसिड को चूज कर रहे हैं। थायमिन होता जरूर है, लेकिन थायमिन तो सेकंड हो गया। फर्स्ट हो गया शुगर, सेकंड हो गया नाइट्रोजन बेस जो कि थायमिन है, तो थर्ड पार्ट क्या हो गया फिर ये फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। ट्रिकी क्वेश्चन था ये, और ये था क्वेश्चन नंबर 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन 35 में देखें विच अमोंग द फॉलोइंग बेसिस इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। चलिए वही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले जिसको हम देख रहे थे, वही नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस में अगर हम देखें कि आरएनए में कौन सा नहीं होता, तो थायमिन नहीं होता आरएनए में। थायमिन की जगह क्या होता है आरएनए में? यूरेसिल। तो थायमिन जो है ये प्रेजेंट नहीं होगा, जिसका डिस्कशन हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन निकला। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, और क्या है क्वेश्चन नंबर 36? ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और ये रिएक्शन जो होती है वो OH ग्रुप की रिएक्शन है। जितने ग्लूकोज, जितने एसीटेट बनेंगे उतने ही OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप की प्रेजेंस को ये बताता है। एल्डिहाइड के लिए तो हमने देखा था ब्रोमीन वाटर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता ही नहीं है ग्लूकोज के अंदर, और स्ट्रेट चेन हम रेड फास्फोरस HI वाली जो रिएक्शन थी HI के साथ, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होना ये 5 OH ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन 37 है द इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक, द बॉटल इज सील्ड अंडर। तो जैसे हम जानते हैं कि किसी गैस को अगर हमें वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो उस पर हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहां पर हम देखें, जो हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हैं वो हाई प्रेशर में सील की जाती हैं, तो हाई प्रेशर पर ये सील की जाएंगी ताकि सॉल्युबिलिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी हमें ज्यादा मिले। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ सेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्यूशन चैप्टर का ही एक और क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A एंड B शो नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। नेगेटिव डेविएशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो नेट वॉल्यूम होता है वो कंपोनेंट के वॉल्यूम से कम मिलना चाहिए, वो है नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन के अंदर हम देखें तो पार्शियल प्रेशर हमें कम मिलेंगे, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट नहीं है। हाँ, क्यों वॉल्यूम कम मिलेगा? क्योंकि जो इंटरेक्शन इंडिविजुअल में होते हैं उससे ज्यादा इंटरेक्शन AB में, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा होंगी इंडिविजुअल कंपोनेंट के कंपैरिजन में। तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ये हमें ज्यादा मिलेंगे। ये है नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जांपल। सेकंड वाला जो है डेल्टा मिक्सिंग पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव डेविएशन का सिंबल है। ये था क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में हम देखते हैं, वेट 38 क्वेश्चन ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, और 39 क्वेश्चन पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। XeF6 की हमें स्ट्रक्चर बतानी है। XeF6, अगर हम XeF6 का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? XeF6 का एक इसके पास लोन पेयर है और 6 इसके पास फ्लोरीन है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो मिलेगा ये हमें मिलेगा sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d3 होता है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन विदाउट एनी लोन पेयर। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो वो नॉर्मल है, लेकिन लोन पेयर के आने से उसकी शेप जो है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है और वो बन जाएगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये बन जाएगा यहां पर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल XeF6। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 39।
नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 जो है, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? तो जिसमें पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, उसका इसमें हम कहें वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा HF के अंदर। बॉन्ड सबसे स्मॉल है, जितना स्मॉल बॉन्ड होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होगा ये होगा HF का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सी रिएक्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। F2 की जब H2O से रिएक्शन कराएंगे तो F2 जो होता है, F2 ये F माइनस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा, ये बिल्कुल सही है। ये रिएक्शन भी सही है। फोर्थ HOCl प्लस HCl बनेंगे Cl2 के वाटर से, ये भी करेक्ट है। ब्रोमीन वाटर के साथ में HOBr बन जाएगा, ये भी करेक्ट है। I2 की रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन इनकरेक्ट है। आयोडीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं करता कि वो I- में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह से I- और H+ और O2 रिलीज करे, यानी ऑक्सीडेशन नहीं शो करेगा I2 ऑक्सीडेशन बिहेवियर शो नहीं करता। F2 तो करता है, ये तो ऑक्सीडेशन कर देगा ऑक्सीजन का, बट आयोडीन नहीं कर पाएगा। तो जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, क्या है क्वेश्चन नंबर 43? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, द क्लास ऑफ एलाइल हैलाइड। एलाइल का मतलब होता है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन आ जाए। डबल बॉन्डेड कार्बन पर है, ये तो विनाइलिक है, फर्स्ट विनाइलिक, तो यानी ये आंसर नहीं है। सेकंड वाला न एलाइलिक है न विनाइलिक है, क्योंकि न तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है न एडजेसेंट, ये भी नहीं हो सकता। अगेन ये भी सेम, बी और सी तो एग्जैक्टली सेम है, ये भी नहीं हो सकता। हां यहां देखिए डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन आ गया, दैट इज एलाइलिक हैलाइड। तो ऑप्शन जो डी होगा ये इस क्वेश्चन 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। Which reagent will be required for one step conversion of benzene diazonium chloride to phenol? अगर हम BDC यानी जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, यहां पर देखें N2Cl, और हमें इसको कन्वर्ट करना है फिनॉल में, तो इसको सिंपल वाटर के साथ हीट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखें तो यहां पर है ऑप्शन में H2O, तो H2O के साथ सिंपल इसमें हीट कर दो और ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाने वाली ये रिएक्शन। और ये था क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ सेक्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन 46, पहले 45, तो 45 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो एसेशन रीजन के क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 45, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है, रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मोर फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये भी सही है कि ये यहां पर डिपेंड करेंगे, और इसीलिए जो नंबर्स पे, जो मोल्स पे डिपेंड करे, यही क्या हो जाएंगे, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो प्योर सॉल्वेंट जो होता है इसके वेट जो रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर है, ये प्योर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन जो है इस पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूट पर भी डिपेंड करता है और सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 जो एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है।
इसमें अगर हम देखें तो एसर्शन क्या गिवन है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोवरिंग जो है वेपर प्रेशर की, ये डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नहीं, ये सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ये सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा, न कि सॉल्वेंट पर, सॉल्यूट पर। यानी ये तो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट इसी कैटेगरी का क्वेश्चन 46, ZnO ऑन हीटिंग टर्न्स येलो, बिल्कुल सही है। ZnO जो होता है हीट करने पर येलो कलर का हो जाता है। Excess ZnCl Zn+2 ion move to interstitial site and the electron to neighboring interstitial site। तो यहां मेटल एक्सेस हो जाता है Zn का और इसी वजह से ये टर्न्स येलो हो जाएगा, यानी यहां आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, F2 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। F2 जो है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन शो एनोमलस बिहेवियर, ये भी करेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, इस वजह से ये एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये रीजन नहीं है, रीजन तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हाई होना, एसओपी का हाई होना। तो यहां पर हम देखें फ्लोरीन जो है ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट रीजन बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन। 48, क्वेश्चन नंबर 48, दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो स्टेबल नहीं होता। तो यहां पर देखिए बोथ रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लोनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल, ये ठीक है, रीजन तो ट्रू है बट assertion इज फॉल्स, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नाउ 49 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें हमें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करानी है सोडियम इथॉक्साइड के साथ, और इसमें मेजॉरिटी जो है 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी यहां पर, एलिमिनेशन एक तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ऊपर से बेस, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और इसमें ईथर नहीं बन पाएगा, इसमें ईथर नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा एल्काइन। CH3ONA एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन करते हैं, तो यहां जो आंसर है ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके एल्काइन एल्कीन बनाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। ये था सेक्शन बी। चलिए अब हम एंटर करते हैं सेक्शन, लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन सी, जिसके 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले एक है मैच द कॉलम, इसमें हमें कॉलम मैचिंग करनी है। क्लोरीन जो होता है ये हम एज ए ब्लीचिंग पाउडर, एज ए ब्लीचिंग एक्शन यूज करते हैं क्लोरीन को, तो फर्स्ट है, इसके साथ आंसर होगा सी, और ऐसा एक ही आंसर है फर्स्ट के साथ और वो है सी। हीलियम जो है ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो हीलियम का यूज करते हैं। नाइट्रोजन इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पर, नाइट्रोजन इजीली रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए जो फूड पैकेट्स होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे जो आंसर हैं, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50, मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, और क्वेश्चन 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगीज इज करेक्ट, करेक्ट एनालॉगी हमें बतानी है। अगर ऑप्शन ए देखें, क्लोरोफॉर्म एसीटन पॉजिटिव, नहीं, ये तो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन, यानी आंसर ए जो है वो तो इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी में हेनरी लॉज एंड राउल्ट्स लॉ अपोजिट दे दिए, राउल्ट्स लॉ तो फर्स्ट वाला है, हेनरी लॉ सेकंड वाला, ये एनालॉगी भी इनकरेक्ट है। पी टोटल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी इनकरेक्ट है। ये तो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है।
नेक्स्ट है पाई इक्वल्स टू सीआरटी, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सही है। और रिवर्स ऑस्मोसिस में जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी डी एनालॉगी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 में हमें एनालॉगी कंप्लीट करनी है। ए जो है वो तो है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और बी जो है वो है ऑर्थोक्रिसोल। अगर हम इन दोनों की स्ट्रक्चर बना लें, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड सेकंड वन इज क्रिसोल यानी CH3, और यहां NO2 का नेगेटिव इफेक्ट लगेगा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, यानी A इज मोर एसिडिक, B इज लेस एसिडिक। A इज मोर एसिडिक देन फिनोल एंड B इज लेस एसिडिक देन फिनोल। तो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन A इज द करेक्ट एनालॉगी फॉर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। What type of defect shown by AgCl? तो AgCl जो होते हैं, AgCl ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, AgCl। ठीक है, और S ब्लॉक वाले जो होते हैं वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं, S ब्लॉक वाले शॉर्ट की डिफेक्ट और D ब्लॉक वाले मोस्टली फ्रैंकल डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। Now next question, that is question number 54, और question 54 है which of the following defects lower the density of the crystal but does not affect the stoichiometry? तो ऐसा होता है शॉर्ट की डिफेक्ट में जब इक्वल अमाउंट में कैटायन एंड एनायन जो है बाहर निकल जाते हैं। याद रखने का तरीका भी आपको बताया था, एक शॉट में कैटायन एनायन बाहर। जब कैटायन एनायन बाहर जाएंगे तो मास तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, बट यहां पर हम देखें लोअर डेंसिटी, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होगी क्योंकि कैटायन एनायन इक्वल अमाउंट में बाहर निकले हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज क्वेश्चन नंबर 55, और ये है एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक KCl क्रिस्टल वॉयलेट कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो एक्सेस ऑफ पोटेशियम, यहां पर क्या होगा, पोटेशियम जब एक्सेस में होगा तो उस क्रिस्टल के अंदर वहां पर F सेंटर जनरेट हो जाएंगे, फेब सेंटर, और फेब सेंटर जो होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां F सेंटर फॉर्मेशन होने की वजह से पोटेशियम का एक्सेस जो है वो KCl क्रिस्टल को वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये था टर्म 1 का पेपर, और उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा पेपर आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, सॉल्यूशन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।